हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे। बेसिकली आज 7 टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन पाकिस्तान के साथ रिलेट करते हैं और जो हमारे सीएसएस एग्जाम के करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनमें से लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी जाएं और 2025 का पेपर करंट अफेयर्स का और पाकिस्तान का अफेयर का पेपर उठाएं, आपको ये फर्स्ट 2 टॉपिक नेशनल इंटीग्रेशन के साथ रिलेट होते हुए नजर आएंगे। इस तरह और देखें, 2024 का पेपर उठाकर देखें, आपको इनमें से टॉपिक आपको यहां पर नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान के साथ रिलेट होता हुआ नजर आएगा। तो हमने क्या किया कि जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो मेन टॉपिक्स थे, हमारे 7 टॉपिक्स को हमने यहां पर कंपाइल किया कि हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम्स है, सीएसएस एग्जाम और पीएमएस एग्जाम, दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। ठीक है, पीएमएस हमारा चाहे पंजाब का है, पीएमएस हमारा चाहे बलूचिस्तान का है, पीएमएस हमारा चाहे केपीके का है, पीएमएस हमारा चाहे सिंध का है ना। तो 4 कह लें कि पीएमएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और 7 टॉपिक्स हम नेशनल इंटीग्रेशन के साथ रिलेट करने वाले हैं, जो बेसिकली एक टॉपिक को वो उठाकर क्या करता है, इसके साथ रिलेट कर देता है और क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, है ना। मेरा पर्पस ये है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके एक फाउंडेशन यहां पर बिल्ड करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करना है और हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ इनको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कंप्लीट जितना भी है। लेकिन एक और चीज बता दूं, मैं 7वें नंबर पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके अंदर फर्दर टॉपिक को हम यहां पर ऐड करेंगे जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारे पास मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूं ताकि आपको पता चले। सबसे पहले जो हम रिलेट करने वाले हैं एथनिसिटी एंड एथनिक इश्यूज, इसको रिलेट करेंगे यहां पर हमारे पास नेशनल इंटीग्रेशन के साथ। सेकंड हमारे पास आएगा डेमोग्राफिक एंड कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, है ना, डाइवर्सिटी कह सकते हैं आप। तो दोनों को यहां पर कवर इसके साथ रिलेट करके कवर करेंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास यू नो वेरी वेल कि अभी पाकिस्तान के अंदर न्यू प्रोविंसेस को लेकर यहां पर डिबेट चल रही है। कोई बोल रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन है, कोई बोल रहा है ये पॉलिटिकल स्टंट है या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। तो इसको रिलेट करने वाले हैं हम यहां पर नेशनल इंटीग्रेशन के साथ। उसके बाद 4th नंबर पर देखा जाए गवर्नेंस फेलियर। तो गवर्नेंस फेलियर के अंदर आप जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है ऐड कर सकते हैं, जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, 5th नंबर पर आएगा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। बेसिकली बात की जा रही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वो पाकिस्तान की नेशनल यूनिटी या पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकती है, इस चीज को कवर करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 6th नंबर पर है यू नो वेरी वेल कि अभी जो एक ही डिबेट चल रही है नेशनल लेवल के ऊपर पॉपुलेशन को लेकर। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, 40 से 50 लाख लोग एनुअली जो है यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, 20 लाख यहाँ पर आपकी लेबर ऐड हो रही है ना। तो इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, यूथ बल्ज को भी यहाँ पर ऐड करेंगे 6 नंबर पर। 7th नंबर पर हमारे पास है नेशनल जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है नेशनल लेवल के ऊपर, है ना, जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है या थ्रेट है। अब इंटरनल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास जो टॉपिक रहेंगे वो है टेररिज्म। जो अभी आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में टेररिज्म को लेकर यहां पर दोनों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 48 आवर्स यहां पर रहा इन दोनों के दरमियान। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर देखा जाए सबसे बड़ा इशू जो देखने को मिला वाटर को, वाटर शॉर्टेज अपनी जगह पे, लेकिन वाटर के रिलेटेड जो हाइड्रोपॉलिटिक्स हमें देखने को मिल रही काबुल रिवर की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से और इधर से इंडिया की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। तो वाटर को, टेररिज्म को, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो हुई है 2025 के अंदर, है ना, यू नो वेरी वेल, है ना। तो तीनों को हम जो है नेशनल इंटीग्रेशन के साथ रिलेट करेंगे। तो इस तरह हमारे जो टॉपिक काफी बनते हैं, तो इनको हम यहाँ पर एलैबोरेट करेंगे ताकि आपकी एक बेसिक या आपकी कह रहे कि फाउंडेशन यहां पर बिल्ड हो जाए, आप चीजों को कॉम्प्रीहेंड कर सके। देखिए लिटरेचर आपका भरा पड़ा है, रिसर्च आर्टिकल्स आपके बहुत पड़े हुए, लेकिन यहां पर एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन हो रही है कि हम नेशनल इंटीग्रेशन के साथ कौन से टॉपिक यहां पर रिलेट करें। जो हमारे मेन, देखो एस्पिरेंट को चाहिए शॉर्टकट, रिसर्च तो करनी नहीं है, जहां से मटेरियल मिल गया बस ठीक है यहां पर जाने दे, है ना। तो हो क्या रहा है कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स है जो ढूंढ रहे हैं ना, ये चीजें शॉर्टकट का शॉर्टकट नहीं है, डिटेल के साथ डिस्कशन चलेगी, यहां पर एनालिसिस मिलेगा, आप अपनी बेसिक
क्या लेके जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से आप अपने क्लियर कर सकते हैं। तो 7 टॉपिक्स को हम नेशनल इंटीग्रेशन के साथ रिलेट कर रहे हैं और वन बाय वन जो है डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो है यहां पर एथनिसिटी, एथनिक इश्यूज फर्स्ट नंबर पर है, और सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा यहां पर डेमोग्राफी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इन दोनों को एक साथ यहां पर डिस्कस करेंगे और नेशनल इंटीग्रेशन के साथ यहां पर रिलेट करेंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा है, 2025 का पेपर आप उठाएं, करंट अफेयर्स का और पाकिस्तान अफेयर का, आपको दोनों टॉपिक में जो आपको यहां पर नेशनल इंटीग्रेशन के साथ रिलेट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने से पहले हमें यहां पर एक वर्ड यहां पर टर्म है एथनिसिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सेकंड हमें यहां पर जो है डेमोग्राफिक क्या चीज है इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पर हमें कल्चर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंड फोर्थ नंबर पर हमें कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन या कल्चरल डाइवर्सिटी। अगर आप ये 4 टर्म्स को देखें दोस्तों, फ्रेंड्स मैं एक ही बात कहता हूं, जब भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं जो टर्मिनोलॉजीज है या जो जॉर्गन्स है आपको उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आपके आधे मसाइल यहां पर ही खत्म हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम एथनिसिटी की डेफिनेशन थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली क्या है, उसके बाद यहां पर एथनिक इश्यू देख लेंगे, डेमोग्राफिक क्या चीज है इसको देखेंगे, कल्चर और कल्चर डाइवर्सिटी इसको यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले हम एथनिसिटी के बाद पहले कल्चर को यहां पर अंडरस्टैंड, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे डेमोग्राफिक। बेसिकली डेमोग्राफिक ना जो आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन है जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं। क्या रहता है, डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं, है ना। अब वो डिफरेंट ग्रुप्स में थे, हर एक ग्रुप्स जो है आपको पता है कि कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, लैंग्वेज, रेस वो शेयर कर रहा होता है एक ग्रुप के अंदर। फॉर एग्जांपल अभी आप पाकिस्तान का देख लें, यहाँ पर बलूचिस्तान के अगर देख ले, बलोच देख ले, पश्तून देख ले, सिंधी देख ले, पंजाबी देख ले, कॉमन लैंग्वेज नजर आएगी यहाँ पर, ट्रेडिशंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, कस्टम्स देखने को, वैल्यूज, बिहेवियर, है ना, बिलीफ, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर डेमोग्राफिक इसको बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन जिसके अंदर आपके डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं और वो ग्रुप्स क्या होते हैं आगे फर्दर जो है बेस कर रहे होते हैं आपके, है ना, कल्चर्स के ऊपर, है ना। तो अब यहां पर अगर देखा जाए, अब कल्चर की बात करते हैं। कल्चर बेसिकली क्या होता है, अ सेट ऑफ बिलीफ या सिस्टम ऑफ बिलीफ, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर्स, है ना, जो शेयर करते हैं आपके कॉमन एक ही ग्रुप के अंदर, तो इसको बोला जाता है कल्चर। फॉर एग्जाम्पल अभी पता है कि यहाँ पर सिंधी कल्चर है मनाया जाता है, ठीक है, पंजाबी कल्चर डे, उसके बाद बलोची कल्चर डे, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि जो हमारा रहन सहन है, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे रस्म और रिवाज हैं, यहाँ पर वैल्यूज, बिहेवियर, वो एक ही होते हैं, है ना, एक ग्रुप के अंदर, है ना, कल्चर इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद कल्चर डाइवर्सिटी जिसमें क्या होता है आपके वेरियस कल्चर्स होते हैं, वेरियस बिलीव्स होते हैं, वेरियस आपके कह लें कि नॉर्म्स, वैल्यूज हमें देखने को मिलते हैं, वेरियस हमें बिहेवियर्स देखने को मिलता है, तो कल्चर डाइवर्सिटी इसको कहते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं एथनिसिटी। एथनिसिटी, एथनिसिटी वो चीज है या एथनिक ग्रुप वो होता है जो कॉमन लैंग्वेज शेयर करता है अपनी, रेस, आप लैंग्वेज देख ले, रेस देख ले, वही ट्रेडिशंस है आपके, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, चीज, ठीक है, हमें नजर आएंगी, एंसेस्ट्री से नजर आएंगे, एक ही फैमिली से आगे निकलते आएंगे, है ना, हेरिडिटरी जिस तरह होता है, ठीक है, मौरूसी, तो ये एथनिक ग्रुप इस तरह बनते हैं। ठीक है, तो अब ये 4 चीजें हो गई यहां पर। अब इनके एग्जाम्पल देखें कि ये जो एथनिसिटी है, एथनिक इशू है, डेमोग्राफिक है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कैसे बड़ा चैलेंज है, क्या इसके नेगेटिव इंपैक्ट हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, इसको एलैबोरेट करते हैं। सबसे पहले 2 एग्जांपल दूंगा यहां पर। पाकिस्तान और इंडिया जब एक दूसरे से आजाद हुए, चलो ब्रिटिश तो हम हुए ही हुए ना दोनों, हम अपनी आपस की बात कर लेते हैं, तो क्या था सभ्य कॉन्टिनेंट के अंदर, क्या था, क्यों यहां पर आजाद हुआ पाकिस्तान, किसकी बेस के ऊपर, क्या है, 2 नेशन थ्योरी नजर आ रही है। अब 2 नेशन थ्योरी भी हमें नजर आ रही है सारी चीजें, अब सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि सभ्य कॉन्टिनेंट के एक है हिंदुइज्म कल्चर और एक आपका इस्लामिक कल्चर है। अब कल्चर की भी बात करेंगे, एथनिसिटी भी इसके अंदर कवर हो जाएगा, डेमोग्राफिक भी इसी के अंदर कवर हो रहा है। आपका एग्जांपल ले रहे हैं कि इतना बड़ा चैलेंज है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल यूनिट के लिए इतना बड़ा ये थ्रेट है ना। देखें, कॉमन लैंग्वेज नजर आ रही है, कॉमन प्रैक्टिसेस,
इस्लामिक कल्चर के अंदर प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर्स, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, सारी चीजें आ रही हैं, और हिंदुइज्म अलग से। यही बेसिक फाउंड यहां पर बनी, यहां पर कि हमें जो है जो आइडियोलॉजी का हमें यहां पर जो है सेपरेट होमलैंड चाहिए, क्योंकि हमारी प्रैक्टिसेस अलग है, हमारे अलग है टोटली। तो इस्लामिक कल्चर क्या हुआ कि यहां पर अब सभी कॉन्टिनेंट के अंदर हमें कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत सारे कल्चर देखने को मिलते हैं, एक नहीं था। पाकिस्तान के अंदर देख ले हमें कितने मिल रहे हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तून, यहाँ पर ब्रोही, कश्मीरी, ये सारे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो लैंग्वेज उधर क्या थी, हमारे उर्दू लैंग्वेज को जो उर्दू हिंदी लैंग्वेज जो कंट्रोवर्सी 1867 के अंदर यहां पर स्टार्ट होती है, जो मेन बुनियाद बनता है आगे टू नेशन थ्योरी का। अब टू नेशन थ्योरी अभी तो नहीं आई, ये तो हम हिस्टोरिकल में अगर देखा जाए तो वो तो पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, हम उस डिबेट में नहीं जा रहे, हम यहां पर सिर्फ टच दे रहे हैं कि हमारा कल्चरल, देखे कल्चर डाइवर्सिटी, डेमोग्राफिक और एथनिसिटी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकती है। और यहां पर आपके जो है वो कह लेके स्टेट डिवाइड हो जाती है, आपका कंट्री डिवाइड हो जाता है यहां पर, और ये ऐसा हुआ, है ना। आप सेकंड एग्जांपल लें, बांग्लादेश क्यों आजाद हुआ हमसे, हम बोलते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, सारे हैं, लेकिन उनमें से एक इश्यू आपका लिंग्विस्टिक का, लैंग्वेज का, जो यहां पर बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स के द्वारा यहां पर मूवमेंट स्टार्ट की गई, है ना, कि यहां पर भाई अलग करो, हमारा तो हमारे तो लैंग्वेज, हमें तो उर्दू समझ में नहीं आ रही, हम जिसकी बेस के ऊपर हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ, उर्दू लैंग्वेज की बेस बनाई हमारी बेस, वहां पे उर्दू लैंग्वेज, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट होती है, नो डाउट वेरियस मल्टीफेरियस फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से ये भी तो है ना मेन, अगर देखा जाए तो, है ना। तो हुआ क्या, यहां पर बांग्लादेश क्या किया कि 1956 तक हमारे पास एक ही लैंग्वेज थी, उर्दू। बाद में यहां पर उर्दू और बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पर करार दिया गया 1956 के अंदर, 1956 के अंदर। अब समझ आ रही है बात की। तो हुआ क्या, उसका एंड ऑफ डे रिजल्ट क्या हुआ यहां पर कि वो हमसे आजाद हुआ। अब लिंग्विस्टिकली कल्चर उनका देखे, उनका टोटली अगर देखे तो वो यहां से हमें ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान फर्क नजर आता है यहां पर। तो यहां पर इतना बड़ा चैलेंज हुआ, इतना बड़ा थ्रेट हुआ कि जो नेशनल इंटीग्रेशन हमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो एक पाकिस्तान समझा जाता था, वो डिवाइड होकर रह गया यहां पर, है ना। बाकी बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिस्कशन के लिए वो थोड़ा क्रिटिसिज्म है, लेकिन वो अलग चीजें हैं, उसको हम ऐड नहीं करेंगे, हम इसको इस एंगल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बिल्ड करना चाहता हूं कि ये चीज है बेसिकली, है ना। अब समझ में आ रही है एथनिसिटी और एथनिक इश्यूज में क्या। अब देखें एथनिक इश्यूज क्या नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए, यहां पर बलूचिस्तान का केस ले लें, यहां पर पूरे पाकिस्तान का जीपी का केस ले लें, जिसको प्रोविंशियल स्टेटस अभी तक नहीं दिया गया। सबसे पहले अगर इनका कॉमन की अगर बात की जाए ना, हमारे पास जो कॉमन, एक तो इनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, ठीक है। ये जितने भी एथनिक इश्यूज है ना, क्या चाहिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए भाई, सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए हमें, है ना। रीजनल यहां पर जो है ना हमें जो कह ले के रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए हमें, यहां पर प्रोविंशियल राइट्स चाहिए हमें यहां पर। तो ये इश्यू रहेगा। उसके बाद सेकंड अगर देखा जाए, सबसे बड़ा इश्यू आता है रिसोर्सेज की डिमांड। तभी हमारे यहां पर रिसोर्सेज निकलते हैं, अब ये हमें चाहिए। अब हो क्या रहा है कि बलूचिस्तान अगर देखा जाए 1948 के अंदर कलात जो है ज्वाइन करता है पाकिस्तान को, और बलूचिस्तान फुली जो ज्वाइन करता है 1970s में करता है। अब उधर गुरिल्ला वार भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ी गई कि हमें यहां पर रिसोर्सेज में से हिस्सा नहीं दिया जा रहा। सुई गैस का आप देख ले कि 1962 के बाद जो यहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमें या मिलिटेंट्स ग्रुप देखने को मिले, उन्होंने डिमांड की कि हमें यहां पर रेवेन्यू चाहिए जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो आप ले रहे हो, है ना। तो डिमांड तो स्टार्ट हो गई यहां पर, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, हमारा यहां पर इंटर प्रोविंसेस यहां पर माइग्रेशन होती है। आप चले जाएं, जाफर एक्सप्रेस का अभी आपको इंसिडेंट का अच्छी तरह पता है ना, कि किस तरह पंजाबी जो अगर बलूचिस्तान के अंदर जाते हैं तो इतनी डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल रही है यहां पर कि ये जो है यहां पर नहीं होनी चाहिए, है ना। माइग्रेशन हो रही है ना यहां पर, सिंध है आप देख ले, कराची आप देख ले, मल्टी हमें यहां पर क्या क्या लिंगुअल मिलेंगे, मल्टी कल्चर लोग मिलेंगे यहां पर आए हुए पूरे पाकिस्तान से यहां पर, ठीक है, सिंध के अंदर ही आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए लैंग्वेज एंड कल्चर, एथनिक ग्रुप यह कोशिश करता है कि भाई हमारा एक ना कह लें कि रीजनल लेवल के ऊपर या कल्चरल डोमिनेंस होनी चाहिए, बस क्या होनी चाहिए,
कल्चरल डोमिनेंस होनी चाहिए। जिस तरह बलोच कर रहा है, जरा हमें यहाँ पर बलोची नजर आ रहा है, सिंधी या नजर आ रहा है, या पंजाबी है या सिंधी है, इक्वली बात करेंगे, ठीक है। तो हर कौन चाहेगा कि यहाँ पर हमारी डोमिनेंस हो। अब लैंग्वेज की अगर बात करें ना, यहाँ पर लैंग्वेज को भी ऐड कर, अब दोनों ये साथ ही है ना, एक साथ ही डिस्कस कर रहे हैं, कल्चर भी वही है, वो सारा ही है। अब हो क्या रहा है कि जो उर्दू लैंग्वेज है, लैंग्वेज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उर्दू लैंग्वेज अगर देखा जाए ना तो 9.2% उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है पाकिस्तान के अंदर, और इसको चैलेंज किया जाता है यहाँ पर प्रोविंसेस के अंदर, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमारी इंग्लिश है ना, यहां पर मैं नेशनल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। 9.2%। अब ये कहां से डाटा है जी, ये अकॉर्डिंग टू डिजिटल सेंसस 2023 के बात कर रहा हूं मैं, जो पॉपुलेशन यहां पर जो कह लेके सेंसस हुई थी, है ना, मर्दमशुमारी की बात कर रहा हूं 2023 वाले, उसके अकॉर्डिंग डाटा देखा जाए तो उर्दू हमारा कहां पे खड़ रहा है, 9.2% पे खड़ा है। और उसके बाद सेकंड लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है, पंजाबी। पंजाबी का कितने पे खड़ी है भाई, 36 समथिंग जो है ना यहाँ पर परसेंट बोला है, 36% हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। आप अंदाजा लगाएं। इसी तरह अगर आप पश्तो को देखें, अब पश्तो जो है 18% जो है यहाँ पर लोग पश्तो बोलने वाले, लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। इस तरह बलोची देखें, यहाँ पर बलोची हमें 3.38% यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सिंधी यहां पर देखें हमें यार ऑलमोस्ट हमें देखने को मिले तो 14.3%, 14% हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह कश्मीरी देख ले, यहां पर हमें देखने को मिले, ब्रोही यहां पर देख ले, मवाती देख ले यहां पर, ठीक है, हिंद को यहां पर लैंग्वेज देख ले, सराइकी यहां पर देख ले। अब सराइकी लैंग्वेज 12% लोग सराइकी लैंग्वेज बोलते हैं। तो इतना मल्टीलिंगुअल और मल्टी कल्चर्ड हमें यहां पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहता है। तो ये मल्टी यहां पर जो आप बात करें ना कल्चरल डाइवर्सिटी की, तो मल्टी कल्चर्स जो है यहां पर नजर आते हैं, और मल्टी लिंगुअल यहां पर नजर आता है, जिसकी वजह से आपस में क्लैशेस बढ़ रहे हैं, यहां पर इश्यूज बढ़ रहा है यहां पर, है ना। हो क्या रहा है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। अब देखे हो क्या रहा है कि पाकिस्तान एथनिक मौजूद अगर बात की जाए, पंजाबी, सिंधी, पश्तून, जैसे मैंने अभी बताया, बलोची है, अदर्स हैं, क्या कर रहे हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज एंड ग्रीवेंसेस, एथनिक नेशनलिज्म स्पेशली इन बलोचिस्तान, पश्तून एरियाज fuels demands for greater autonomy, resource control, threaten unities, historically इनको जो चाहिए। अब देखें, अभी मैंने ये चीजें डिस्कस की, जो इश्यूज हैं वही ये डिमांड कर रहे हैं। अब सेपरेटिस्ट मूवमेंट, आप बांग्लादेश और पाकिस्तान को देखें लिंग्विस्टिकली, अगर देखें इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए, एक दूसरे से जान छुड़वाई, क्यों छुड़वाई भाई, देखें आप यहां पर कल्चर आया, है ना। तो देखें कितना बड़ा नेशनल इंटीग्रेशन। आज बलोचिस्तान के अंदर देख ले सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है आपकी, कि हमें जी अलग स्टेट चाहिए, कोई स्टेट को रो रहा है, कोई यहां पर कंट्री को, कि हमें कंट्री चाहिए, कोई स्टेट चाहिए। अब जीबी को अभी तक हमारा जो है प्रोविंशियल स्टेटस नहीं मिला, वो बोल रहा है कि वो टोटली अगर देखा जाए तो हमारे फेडरल के अंडर काम कर रहा है, तो जीबी को यहां पर प्रोविंशियल स्टेटस चाहिए। बलूचिस्तान अगर बात करता है जी हमें यहां पर जो है क्या चाहिए, अलग स्टेट चाहिए। अब वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां पर होगी, है ना। तो ये देखे कि कितना बड़ा यहां पर चैलेंज नजर आ रहा है, और यही चीज हमें कल्चरल डाइवर्सिटी नजर आ रही है। जिस तरह कल्चरल डाइवर्सिटी यहां पर बढ़ते हैं, पॉजिटिव चीजें भी हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी रिच, हम कह रहे हैं कि कल्चर है हमारा, सिस्टम है रिच, मल्टीलिंगुअल जो है हमारे यहाँ पर है, एक प्राउड फील करने के लिए, कहने के लिए तो बेहतर है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, कल्चर डोमिनेंस चाहिए, ठीक है, रीजनल राइट्स चाहिए, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पर रिसोर्सेस जितने भी है उनकी डिमांड्स करना, ये सारी चीजें यहाँ पर, फिर माइग्रेशन होती है, फिर ये इशू क्रिएट होता है यहाँ पर, है ना। पंजाबी उधर चला जाए या सिंधी बलोची एक दूसरे साइड पे चला जाए तो फिर यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है ना। तो अगर देखा जाए तो हम दोनों को यहाँ पर कवर करें, आप समझ आ रही होगी आई थिंक आपको, ठीक है, कि किस तरह यहाँ पर जो है एक कह लें कि यहाँ पर इश्यूज क्या हैं जो हमारे देखे पॉलिसीज हैं या हमारी जो कोई बेसिक इश्यूज हैं उनको यहाँ पर खत्म करना चाहिए। पॉलिसीज हमारी अच्छी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन प्रोविंसेस के दरमियान में अच्छी होनी चाहिए, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब जितनी भी पॉलिसीज है वो कह लें कि अनबाइस्ड होनी चाहिए, बाइस्ड नहीं होनी चाहिए, चाहे सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तीनों की बात कर रहा हूँ, है ना। मार्जिनलाइज्ड एरियाज है या कह लें कि लोकल कम्युनिटी से उनको अपलिफ्ट करना चाहिए, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए पूरी, यहाँ पर जॉब, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, बिजनेस को यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर होनी चाहिए, और ये
बेसिकली इसके हम एक ऐसे रेमेडीज है या सजेशन है, ये आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो खैर सजेशन तो बहुत ज्यादा इजी होती है आपके लिए। पॉलिसीज होनी चाहिए, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, रिस्पेक्ट कल्चर्स की होनी चाहिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो, है ना, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर खत्म होनी चाहिए, है ना। एजुकेशन सिस्टम के अंदर यहाँ पर जो है कल्चर को पढ़ाया जाना चाहिए कि ये हमारा कल्चर है, ताकि हम कल्चर यहाँ पर क्या करें, प्रोटेक्ट कर सके, किसी को किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना। सिंधी, बलोची, पंजाबी, पश्तून, जितने भी है सब भाई भाई, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमें यहां पर इस चीज को, कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। यहां पर देखें तो हार्मनी यहां पर हमें होनी चाहिए, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, एंगेजमेंट, डायलॉग, ये हमारे जो है यहाँ पर कितने सारे जो जितने भी कल्चर उनके दरमियान में होनी चाहिए, कल्चरल हार्मनी यहां पर होनी चाहिए, बस दैट्स इट, ये चीज है। अब बात कर लेते हैं हमारे न्यू प्रोविंसेस को लेकर डिबेट है, इस चीज को डिस्कस करते हैं। अब न्यू देखे हो कह रहा है कि नेशनल इंटीग्रेशन के साथ इसको कैसे रिलेट किया जाए, या नेशनल हो भी रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हो रहा है कि न्यू प्रोविंसेस बनवाएं जी, ना बनाएंगे तो ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए थ्रेट है। अब यहाँ पे ना 2-3 स्कूल ऑफ थॉट है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन कर चुका, मेरा लेक्चर उसके ऊपर पढ़ा है कि न्यू प्रोविंसेस क्यों नहीं बनाए चाहिए। 4 यहाँ पर हमें चीजें नजर आती है। कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पर प्रोविंसेस बनने चाहिए, कुछ बोल रहे हैं प्रोविंसेस नहीं बनने चाहिए, कुछ बोल रहे हैं ये पॉलिटिकल स्टंट है, और कुछ इसका ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करना, म्युनिसिपल को यहाँ पर रिफॉर्म करना। 4 यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, लोग 2 पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर 4 जो है मजीद जो है वो एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब जो कह रहे हैं ना कि न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए, वो इस बेस के ऊपर कह रहे हैं कि एक तो रिसोर्सेस की जो है यहाँ पर जो कह ले के डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इक्वली नहीं होती, इसलिए यहाँ पर जो है होना चाहिए, है ना। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को या कम्युनिटी को यहाँ पर अपलिफ्ट नहीं किया जाता, इसीलिए यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए, हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर बात की जाए पॉलिटिकल जो हमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर लें, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर बर्डन की बात कर लें कि यहाँ पर फर्दर डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पर जो है वो हमें एग्जाम्पल ले लें तो इंडिया है, नाइजीरिया है, नॉर्वे, जितने भी यहाँ का कंट्रीज दे सकते हैं कि जितने ज्यादा आपके स्टेट्स होंगे तो लोगों तक जो है डोर स्टेप हमें यहाँ पर डेमोक्रेसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। सबसे बड़ी बात है रिसोर्सेज की बात की जा रही। अब रिसोर्स एलोकेशन की अगर बाद में बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जी बर्डन बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए वेस्ट पंजाब है, साउथ पंजाब है, या हम हजारा कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, या जीबी की बात कर रहे हैं, कराची वाले बोल रहे हैं हमें चाहिए यहाँ पर, है ना। तो अगर देखा जाए तो फिर ये अगर प्रोविंसेस तो फिर डिवाइड होने का ज्यादा जो है वो थ्रेट है, क्योंकि अगर देखा जाए कल्चर डाइवर्सिटी हमें नजर आ रही है यहाँ पर, एथनिक जिस तरह हमें यहाँ पर इश्यूज नजर आ रहे हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिले, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन को। अब एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि नहीं बनाना चाहिए, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई पहले जो 4 सूबे हैं या 4 प्रोविंसेस हैं, वो कौन सा जो है यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नजर आती है उनके दरमियान में। अब देख लें, अगर जितने ज्यादा वो कहते हैं प्रोविंसेस बनेंगे, उतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी, और उतनी हर पॉलिटिकल पार्टी अपने ही प्रोविंस में यहाँ पर गवर्नमेंट रन करेगी, और जब सेंटर के ऊपर आएगी तो उनके अंदर भी जो है यहाँ पर लैक ऑफ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, एंगेजमेंट एंड डायलॉग देखने को मिलेगा। जिस तरह अभी आप करंट सिचुएशन में, अभी तो 4 प्रोविंसेस है और एक पेज के ऊपर नहीं आ रहे, अब जब मल्टीपल हो जाएंगे तो फिर तो यहाँ पर पहले स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, बाद में कंट्री की डिमांड करेंगे, भाई ये होना चाहिए, ये चीज है ना। अभी तो प्रोविंसेस चाहिए, बाद में कंट्री चाहिए अलग, अब ये हाल है। तो 4 अगर 4 प्रोविंसेस है उनको एक पेज के ऊपर आना चाहिए, ये यहाँ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, डायलॉग्स एंड एंगेजमेंट होनी चाहिए 4 प्रोविंसेस के दरमियान में। तब नजर आता है कि यार फर्दर जो है ना यहाँ पर प्रोविंसेस बनाए जाए, ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके, रिसोर्सेज की एलोकेशन अच्छे से हो सके, ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस इंश्योर करवाया जा सके। उसके बाद बड़ी रीजन, भाई 300 से 350 बिलियन रुपए चाहिए नया प्रोविंस बनाने के लिए, एस्टिमेटेड। कहां से लेकर आएंगे? पहले इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन चल रही है, इकोनॉमिक हमें यहां पर जो है स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रही है ना। तो पर न्यू प्रोविंस बनाने के लिए असेंबलीज चाहिए, वहां पर ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस चाहिए, सिविल सेक्रेटेरिएट चाहिए, आपका हाई कोर्ट चाहिए, यहाँ पर लैंड चाहिए, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यहाँ पर कहां से लेकर आएंगे? कोई बात कर रहा है 12 प्रोविंसेस बन रहे हैं चाहिए, कोई 16 बोल रहा है, तो ये एक सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है। भाई इतना बिलियन रुपए कहां से लेकर आएंगे? एक तो यहाँ पर एक के लिए इतना खर्चा चल रहा है, तो बाकी के लिए फिर कितना चाहिए?
है ना। तो ये कुछ स्कूल ऑफ थॉट बोल रहा है कि नहीं, कुछ बोल रहा है ये पॉलिटिकल स्टंट है। अब पॉलिटिकल स्टंट क्यों है न्यू प्रोविंसेस बनाने के पीछे, वो इसलिए है कि जो फर्दर एलीट यहाँ पर एस्केलेट हो रही है ना, बढ़ रही है, जो फर्दर एलीट और आ रही है, वो चाह रही है कि हम भी प्रोविंसेस के अंदर जो है ना अपनी हेजमनी बना के रखें, रिसोर्सेज के ऊपर हमारा हक हो। जिस तरह अभी आपको पता है कि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है यहाँ पर 2020 जो आज का, तो वही हमें मिल रहा है फिगर कि यहाँ पर 20 लोग जो है यहाँ पूरा एलीट कैप्चर्ड हो, सिस्टम को संभाले हुए। तो अब जो फर्दर आ रहे हैं तो अब वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई अब यहाँ पर जो फर्दर प्रोविंसेस होने चाहिए, ताकि उनका भी जो है ना कुछ वो भी एलीट है ना भाई, उनका भी तो यहाँ पर रोल होना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल के ऊपर हेजमनी होनी चाहिए। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी स्टंट है। अब कुछ बोल रहे हैं फोर्थ वाले नंबर वाले के ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, जो कुछ ठीक भी लगता है कि लोकल गवर्नमेंट को इंपावर किया जाना चाहिए और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, सॉरी म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बोलेंगे सर लोकल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी फेलियर रही है। अब 3 यहाँ पर अगर देखा जाए अयूब खान के दौर से यहाँ पर हमें 5 टायर लोकल गवर्नमेंट देखने को मिला, ज़िया उल हक के दौर में मिला, उसके बाद हमें डेवलपमेंट प्लान देखने को मिला 2013 के अंदर यहाँ पर देखने को मिला। फेलियर क्यों है, उसके पीछे रीजंस क्या है? डिक्टेटरशिप 30 ईयर्स रूल रहा है, तो अगर बोला जाता यही है कि यहाँ पर वोट बैंक के लिए इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को किया। लोकल गवर्नमेंट की फेलियर्स की सबसे बड़ी 2 रीजन है। एक आपका फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, और सेकंड उन लोकल गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। सबसे बड़ी वजह यह है, 2 फेलियर होने की बड़ी वजह, क्योंकि वहां आपका कौन का ब्यूरोक्रेटिक आपका जो है वो इन्फ्लुएंस मिलता है। यहां पर अभी 2013 के अंदर केपीके के अंदर लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाए। फेलियर क्यों है? क्योंकि लोकल कम्युनिटी से लोग इलेक्ट होकर आते हैं। लोकल गवर्नमेंट का पर्पस ये है ना। तो अगर देखा जाए तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को इंपावर किया जाना चाहिए ताकि लोग इलेक्ट होकर आए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, उनको फाइनेंशियल बैकअप देना चाहिए। मैं पहले भी बोलता हूं लोकल गवर्नमेंट के अगर देखा जाए मार्जिनलाइज्ड एंड लोकल कम्युनिटी के डिमांड्स क्या, वो बोलते हैं हमें वाटर चाहिए, यहाँ पर एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल चाहिए ताकि हमारे बच्चों को अच्छी जिंदगी मिल जाए, रोड्स चाहिए। अब ये डिमांड्स है ना। तो कुछ 4 हमें यहाँ पर मिलते हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काफी जो है वो बड़ा कह ले थ्रेट, जो कह रहा है कि ना बनाने से भी थ्रेट है, बनाने से भी थ्रेट है। तो आप बैलेंस अप्रोच के साथ इसका एनालिसिस करेंगे, है ना। ये 3rd नंबर पर है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास रहेगा गवर्नेंस फेलियर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की अगर बात करें कि ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। पुअर गवर्नेंस की बात कर ले या क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस की बात कर लें, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात करें, यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, जो एक हमारे नेशनल यूनिटी के लिए नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान में बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा चैलेंज है ना। सबसे पहले अगर इनमें देखा जाए जनरल डिस्कशन रहेगी, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन हमारे बड़े वीक है, करप्शन देखने को मिल रही है यहाँ पर, IMF की रिपोर्ट आपके सामने ही है ना। तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं आई, जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस है वो वीक हो चुके हैं। उसके बाद करप्शन हमें देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी है हमारे, तो इनइक्विटेबल डेवलपमेंट यहाँ पर नजर आ रही है, इनक्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये भी एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इनको डील करने के लिए यहाँ पर हमारा गवर्नेंस जो सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस या कह लें कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को इंपावर करना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये जितने भी है ना हमारे बड़े थिंक टैंक या स्ट्रगल उनके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, कि वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर एक तो गवर्नेंस को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है इससे, हालांकि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का हमारा क्वेश्चन आ चुका है CSS के अंदर, यू नो वेरी वेल, है ना। तो अगर देखा जाए तो डायनेस्टिक रूल है या उसको कैसे कर्टेल किया जाना चाहिए, है ना। एक ही कह ले हर पॉलिटिकल पार्टी जब देख ले प्रोविंसेस के अंदर, है ना, उनकी अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन हमें देखने को नहीं मिल रही, है ना। प्रोविंसेस के दरमियान में पोलराइजेशन हुई पड़ी है ना। सोशल इनइक्वालिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। पॉपुलिस्ट लीडर्स ने क्या किया, आवाम को डिवाइड करके रख दिया अपनी पॉलिसीज के, अपना एक एजेंडाज लेकर आने के चक्कर में, है ना। अब यहाँ पर हर कोई अलग अलग चल रहा है। तो ये देखा जाए तो हमें यहाँ पर काफी लॉस है जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकंड अगर देखा जाए हमारे पास फिर है इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। अब हो क्या रहा है कि एक तो पब्लिक डेट, सर्कुलर डेट हमारे पास है, फॉरेन एड्स हैं, फंडिंग है। उसके बाद अगर देखा जाए IMF का एक कह लें विशेष
साइकिल हमें नजर आ रहा है, ट्रैपिंग साइकिल, है ना। तो ये अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक जो हमारे यहाँ इश्यूज देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा है ना। एक्सपोर्ट आपकी नहीं है, इंडस्ट्रीज आपकी बंद हुई पड़ी है, यहाँ पर टैक्सेशन रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे, एफडीआई नहीं आ रही, आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम हो रही है, ब्रेन ड्रेन हो रही है, लोग बाहर जा रहे हैं, जो आपके स्किल्ड वर्कर है, जो इंडस्ट्रीज को जरूरत है, तो इकोनॉमी को डाउन जाएगी। हमने इसके ऊपर डिटेल लेक्चर मैंने कवर किया है, वो आप ले सकते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के साथ कहते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन अभी इस वक्त एक डिबेटेड टॉपिक बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, जो 5th लार्जेस्ट कह लें कि कंट्री इन द वर्ल्ड, 5th नंबर पर आ रहा है। जो अभी कह लें कि हमारा डिजिटल सेंसस 2023 का जो है, अगर फिगर चेक करें, हमारे पास 241 मिलियन हमें यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। कितने? 241 मिलियन लोग हमें यहाँ पर, अब इतनी पॉपुलेशन है। अगर यहाँ पर यूथ की अगर बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट अगर बात की जाए 60 to 65% हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यूथ को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें यहाँ पर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। तो अगर देखा जाए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखा जाए जो सोशो इकोनॉमिक जो हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है वो यहाँ पर नहीं मिलती। अब यूथ अभी देख रहे हैं डिप्रेशन का शिकार है, यहाँ पर एंजाइटी लेवल उसका देखे, यहाँ पर स्ट्रेस लेवल देखे, क्यों भाई यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं। आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8 पे खड़ा है, 10 लाख लोग डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं लेकिन जॉब नहीं आगे। और एक बात रियलिस्टिक अगर देखी जाए तो स्टेट इतनी जॉब दे भी नहीं सकती, है ना। तो भाई ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, ये भी तो चीज है ना। यहां पर अगर देख ले सेल्फ बिजनेस की अगर बात की जाए तो वो यहां पर हमें डेवलप होते हुए नजर नहीं आते, है ना। ये बहुत सारे मल्टीफेरियस यहां पर चैलेंजेस है जो आप ऐड कर सकते हैं, जो यूथ को अभी फेस करना पड़ रहा है ना। पॉपुलेशन बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अब वाटर शॉर्टेज आपका डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोपॉलिटिक्स आपकी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो आपकी कंप्रोमाइज हो रही है यहाँ पर, है ना। ऐसी मल्टीफेरियस चीजें हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं, जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इसकी जब तक अगर इसकी जो हमें पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई जाती, है ना, रेजिलिएंट पॉलिसी की हमें जरूरत है यहाँ पर, है ना। अब हो क्या रहा है, अब यूथ पॉपुलेशन हमें इतनी नजर आ रही, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, स्किल्स की तरफ लेकर आने का पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, आपका फ्रीलांसिंग है, बहुत सारी डिजिटल जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है स्किल्स, जो यहाँ पर सिखाई जानी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। हमारे यहाँ सिस्टम क्या होता है कि जो बाहर के कंट्री में आज से 20 साल पहले हुआ होता है, हमारा वो यहाँ पर आ रहा था बाद में, है ना। तो कितना बड़ा यहाँ पर देखा जाए डिजिटल डिवाइड हमारा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर यूथ के पास अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रही, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख लें, इकोनॉमिक क्राइसिस देख लें, आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक साथ इसको रिलेट कर सकते हैं कि जिस तरह हमारी ओवर पॉपुलेशन एक टाइम बॉम्ब की तरह है, जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन या नेशनल यूनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ती जा रही है, एथनिक ग्रुप फिर बढ़ते जा रहे हैं, आपका एथनिक इश्यूज फिर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अब ये सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। पॉपुलेशन क्राइम बढ़ता जाएगा, पावर्टी आप देख लें, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है ना। तो ये सारी चीजें हैं आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारे पास रहेगा ओवर पॉपुलेशन और यहाँ पर यूथ बल्ज, इसके लिए यहाँ पर जो है वो पॉलिसीज हमें फैमिली प्लानिंग, जिस तरह अभी यहाँ पर जो है वो रिसेंटली बनाई गई, तो 40 से 50 लाख लोगों को काम किया जाएगा, है ना। अब एक और चीज मैं बता दूं, अब 2040 तक बोला जा रहा है कि 104 मिलियन यहां पर लोग होंगे जिनको यहां पर जॉब की जरूरत होगी। आप कहां से देंगे भाई, है ना। वो अगर देखा जाए एनुअली आपके 50-60 लाख लोग यहां पर इंक्लूड हो रहे हैं, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट आपकी कंप्रोमाइज्ड है ना। तो अगर देखा जाए तो मलिया लोधी साहिबा भी ये कह रहे थे कि अपना जो यहां पर हमने लास्ट टाइम उनका एक ओपिनियन यहां पर एनालिसिस किया था, तो अगर देखा जाए तो उनके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन अगर देखा जाए जो आपने बढ़ रही यहां पर, इसके ऊपर हमें पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी यहाँ पर थिंक टैंक है, जितने भी वहां पर एक पेज पे ऊपर आना चाहिए भाई, ये इशू है, इसको यहाँ पर टैकल किया जाना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। तो ये है हमारे पास नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो नेशनल इंटीग्रेशन या नेशनल यूनिटी को है इस वक्त। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर को लेकर, वाटर और हाइड्रोपॉलिटिक्स। वाटर शॉर्टेज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमें देख रहे हैं। अब यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर ने तो पाकिस्तान को घेरा हुआ है,
मल्टीफैकेटेड यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त जो है कॉगमायर्स का शिकार हुआ पड़ा है, हमें देखने को मिल रहा है, इतनी मुसीबतें, ट्रैप हुआ पड़ा। अब वाटर अगर देखा जाए तो यहां पर एक नेशनल यूनिटी के लिए और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ना। अब काबुल रिवर की तरफ से देख ले, अफगानिस्तान की तरफ से हाइड्रो पॉलिटिक्स यहां पर स्टार्ट हो चुकी है ना। इस तरह इंडिया की तरफ से देखे, आफ्टर यहां पर देखे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यूनिलैटरल एक्शन लिया गया, इंडस वाटर ट्रीटी यहां पर सस्पेंड कर दी गई। अब यहां पर बहुत सारे इशू, अब चिनाब रिवर के ऊपर विदाउट कह लें कि यहां पर कंसल्टेशन विद पाकिस्तान यहां पर बहुत सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहां पर बनाए जा रहे हैं और अप्रूवल दी जा रही है कॉलेज, है ना। तो अब देखा जाए वाटर जो बहुत ज्यादा एक एज ए टूल या एज ए वेपन यूज किया जा रहा है, जितने भी रीजनल लेवल के ऊपर स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं वो यूज कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है यहां पर। तो ये एक नेशनल यूनिटी के लिए और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। अच्छा वो तो है ही है, चलो दोनों साइड से हाइड्रोपॉलिटिक्स है, इंटरनल क्या हो रहा है, इर्सा को उठाकर देख लें, 1992 के अंदर साइन किया गया है ना, कि यहां पर जो है ये डिवीजन जो की गई वाटर की, अब इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है और कराची यहां पर भुगत रहा है। कराची के लिए बोला जा रहा है जो 1992 के अंदर ये साइन किया गया ना इर्सा प्रोजेक्ट, ये एग्रीमेंट जो वाटर को डिवाइड करने की बात की गई है ना, तो उनमें से जो है वो अलग से पानी दिया जाना चाहिए कराची को, हालांकि वही चीज यहां पर जो है इंडस वाटर में यहां पर इंक्लूड है। अब इस तरह के लेकर यहां पर डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर वाटर को लेकर 24 रिवर्स यहां पर चलते हैं, कितने 24 है ना, लेकिन फिर भी हमें यहां पर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिल रहा। डैम्स बनाने की बात करो तो यहां पर जो है वो कह लें कि डिबेट शुरू हो जाती है ना, ये चीजें आ रही है ना सामने, है ना। कोई कहता कि नहीं डैम नहीं बनाई तो हमारा पानी रोक लेगा, है ना। तो बहुत सारे इस तरह के इश्यूज यहां पर एस्केलेट होते हैं वाटर को लेकर, और वाटर जो एक बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग्स की, है ना। तो देखा जाए तो वाटर इस वक्त देखा जाए नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर इंडस वाटर ट्रीटी का रिलेटेड वो लाजमी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आप इंटरनली जो चैलेंजेस हैं, वो जो इश्यूज हैं, वाटर डिस्प्यूट है प्रोविंसेस के दरमियान में, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। देन हम बात करेंगे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। यू नो वेरी वेल, अभी रिसेंटली जब से अफगान तालिबान गवर्नमेंट आई है हमें देखने को मिल रही है, तो क्रॉस बाउंड्री पाकिस्तान को रीजनल लेवल के ऊपर टेररिज्म का बहुत ज्यादा यहां पर सामना करना पड़ रहा है। ये बात यहां पर नहीं, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये बोला गया कि यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को यहां पर जो है टेररिज्म का सामना, और ये क्रॉस बाउंड्री से यहां पर हो रही है। अब इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की यहां पर रिपोर्ट पब्लिश हुई है अभी, जिसके अंदर कहा गया कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो टेररिज्म और क्रॉस द बॉर्डर है ना। तो अब बलूचिस्तान के अंदर देखें या यहां पर अगर देखें केपीके के अंदर जितने भी हमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहां पर हमें देखने को मिल रही है ना, चाहे आपका बीएल है, बीएलएफ है, जितने भी है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ है, ये जितने भी हमें यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखने को है ना। अब ये चीजें यहाँ पर जो है वो कह लें कि जो है इशू क्रिएट कर रही है, चैलेंज क्रिएट कर रही है ना, एक प्रॉब्लम है। तो देखा जाए तो अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में 48 आवर्स वार लगी रही। यहाँ पर कतर ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया, उसके बाद टर्की ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया। इस्तांबुल के अंदर हमें यहाँ पर जो है वो डिस्कशंस दोनों कंट्रीज के दरमियान में देखने को मिली है, ठीक है, दोनों कंट्रीज में देखने को मिले। अब तो और चीज यहां पर देखें, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं, ड्रोन्स को यूज कर रही हैं, क्वाडकॉप्टर वगैरह जैसे ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है। अब ये वही चीज है कि जब यहां पर यूएसए 20 इयर्स वॉर ऑन टेरर लड़ने के बाद जो इक्विपमेंट छोड़कर गया है, आज भी आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि वो टेररिस्ट जितने भी है टेररिस्ट उनके पास यही मिलता है, मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो। और ये अगर देखा जाए तो मैंने पहले भी डेनमार्क की जो सैंड्रा जेंसन है, जो जितने भी है मिलिटेंट्स ग्रुप्स की कमेटी बने उनको चेयर जो करती हैं, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि अभी यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कि ये रीजनल लेवल के ऊपर अगर सबसे बड़े चैलेंज है तो वो टेररिज्म है और ये क्रॉस बाउंड्री है, और ये अफगानिस्तान की तरफ से देखा जा रहा है जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान की, है ना। अब ताजिकिस्तान को यहाँ पर देख लें,
ताजिकिस्तान को भी यहाँ पर जो अफगानिस्तान की तरफ से चैलेंज है। अब हुआ क्या कि रिसेंटली जो है ईरान के अंदर 10 कंट्रीज की यहाँ पर तेहरान के अंदर मीटिंग होती है और अफगानिस्तान को इन्विटेशन भेजा जाता है, भाई आओ रीजनल लेवल के ऊपर जो इश्यूज है इसको जो है डी एस्केलेट करना है। लेकिन 9 कंट्री यहां पर ज्वाइन करने के बाद अफगानिस्तान ने इसको यहां पर ज्वाइन नहीं किया। पता था उसको कि यहां पर मिले, हालांकि पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है अफगान तालिबान गवर्नमेंट से कि आप मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल करें, क्रॉस बाउंड्री जो आपका यहां पर एक्टिविटीज हो रही है ये ना एस्केलेट करें। ये खित्ते के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, रीजनल सिक्योरिटी के लिए, रीजनल पीस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है ना। तो अगर देखा जाए उसके बाद हमें यहाँ पर ये तो टेररिज्म रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म देख लें आप, यहाँ पर हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये है कि आपके सामने केसेस सारे किस तरह जो है यहाँ पर जो है वो कैसे हमें रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म देखने को मिल रही है ना, सेक्टेरियनिज्म देखने को मिल रही है जो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब सेक्टेरियनिज्म का आप जो है नेशनल इंटीग्रेशन के साथ अटैच कर सकते हैं, कितना बड़ा थ्रेट है हमें, शिया सुन्नी का अगर यहाँ पर मसला देख लें है ना, और भी बहुत सारे मसले, ठीक है। तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को लेकर नेशनल इंटीग्रेशन के साथ, टेररिज्म को लेकर नेशनल इंटीग्रेशन के साथ, और उसके बाद अगर देखा जाए वाटर को लेकर नेशनल इंटीग्रेशन के साथ रिलेट करना, नेशनल यूनिटी के साथ रिलेट करना इंपॉर्टेंट है। और ये हो भी सकता है अभी नेक्स्ट जो हो रहा है कि जो आपके वॉर होने के बाद क्या अभी होगा वाटर को लेकर, या इंडस वाटर ट्रीटी का फ्यूचर क्या है, तो आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी ये वाली, जो कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया। तो फिर हमने ये जो 7 टॉपिक कवर किए नेशनल इंटीग्रेशन का रिलेटेड, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके सीएसएस एग्जाम और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इक्वली बेनिफिशियल है। और ये क्वेश्चन वो लाजमी पूछता है, आप प्रीवियस ईयर में जो बच्चा एस्पिरेंट जो सॉल्व कर रहा है ना पास्ट पेपर्स, उनको अच्छी तरह पता है यहाँ पर। तो ये 7 टॉपिक्स आप कवर कर लें जो मैंने यहां पर ऐड किया है, तो आपका जो नेशनल इंटीग्रेशन वाला मसला है ना, नेशनल यूनिटी वाला, वो यहां पर सॉल्व हो जाएगा। आपका क्वेश्चन यहां पर प्रिपेयर हो जाएगा, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।